हर एक स्टेट के अंदर एक वक्फ बोर्ड होता है जो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी बता सकता है। और ऐसा डिक्लेयर करने से पहले उसे किसी भी तरह के कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होती। प्रूफ देने की जिम्मेदारी होती है उस इंसान की जो इस प्रॉपर्टी में रह रहा है या जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है। और अगर उसके कागज़ों में कोई भी कमी निकलती है तो वो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी मान ली जाती है। और इस तरह अगर आपकी प्रॉपर्टी छीन ली जाती है तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि आप इसके खिलाफ वक्फ ट्रिब्यूनल में कंप्लेन कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वक्फ ट्रिब्यूनल का जो भी फैसला होगा वो फैसला फाइनल होगा। यानी इस फैसले के खिलाफ ना आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट में। आप इस फैसले को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अपनी इन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करके वक्फ बोर्ड ने पिछले कुछ सालों में बहुत सारी लैंड एक्वायर की है। और 2 साल पहले सितंबर 2022 में इस तरह का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने पूरे के पूरे एक गांव को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। यानी इस गांव के अंदर रहने वाले हर एक इंसान का घर, उनकी ज़मीनें, उस गांव में जो भी मंदिर थे, सबको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। और आज की डेट में सिचुएशन ये है कि वक्फ बोर्ड हमारे देश में थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर बन चुका है आफ्टर रेलवेज एंड डिफेंस। वक्फ बोर्ड के पास इन टोटल 9 लाख एकर्स की लैंड है। अगर आप इसे कंपेयर करें तो दिल्ली के पूरे एरिया से ये 3 टाइम्स बड़ा है। और यही रीज़न है कि करंट गवर्नमेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के ज़रिए वक्फ बोर्ड की पावर्स को रिड्यूस करना चाहती है। ऐसे में यहाँ पर 3 मेजर क्वेश्चंस खड़े होते हैं। पहला ये कि वक्फ आखिर है क्या, दूसरा ये कि इतना ज़्यादा पावरफुल ये कैसे बन गया, और तीसरा ये कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में आखिर ऐसी कौन सी प्रोविजंस हैं जिसके थ्रू वो वक्फ बोर्ड की पावर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वक्फ आखिर है क्या। वक्फ बेसिकली मुस्लिम चैरिटेबल एंडोमेंट और ट्रस्ट को कहा जाता है, जहाँ पर कोई भी इंसान अपनी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिलीजियस पर्पसेस के लिए डोनेट कर सकता है। डोनेट की हुई प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी कहलाती है। इसका ओनर अल्लाह को माना जाता है और हर स्टेट का जो वक्फ बोर्ड होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो इस वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करे। हालांकि वक्फ बोर्ड इन प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्टली मैनेज नहीं करते हैं, वो इन प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने के लिए कुछ केयरटेकर्स को अपॉइंट करते हैं जो कि इन प्रॉपर्टी के सुपरवाइज़र और केयरटेकर के रूप में काम करते हैं। और इस प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट से जो इनकम जनरेट होती है उसको यूज़ किया जाता है रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। फॉर एग्जांपल उससे स्कूल्स और मस्जिद बनाई जाती है और ज़रूरतमंदों की मदद की जाती है। हमारे देश में वक्फ को रेगुलेट करने की शुरुआत अंग्रेज़ों के समय से ही हो गई थी। अंग्रेज़ों ने 1913 में मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट को पास किया था और आज़ादी के बाद 1954 में भारत सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 को पास किया। इसी एक्ट में ये तय किया गया था कि हर स्टेट का एक अलग वक्फ बोर्ड होगा। लेकिन 1995 में वक्फ एक्ट 1995 लाया गया जिसने वक्फ एक्ट 1954 को रिपील कर दिया और वक्फ बोर्ड को और ज़्यादा पावर्स दी। इसके बाद 2013 में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013 लाया गया जिसने वक्फ बोर्ड को और ज़्यादा पावर्स दी। बेसिकली इस एक्ट में वो प्रोविजंस किए गए थे जिसके थ्रू वक्फ किसी की भी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता था और वक्फ ट्रिब्यूनल का भी प्रोविज़न किया गया था जिसके फैसले को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि वक्फ क्या है और ये इतना पावरफुल कैसे बना। चलिए बात करते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की। देखिए हमने देखा था कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी पावर होती है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी बता सकता है और इसके लिए उनको किसी भी तरह के कोई प्रूफ्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रूफ देना पड़ता है उस इंसान को जिसकी वो प्रॉपर्टी है। लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में वक्फ बोर्ड की इस पावर को कम कर दिया गया है। इस बिल में ये प्रोविज़न किया गया है कि वक्फ बोर्ड अब किसी भी प्रॉपर्टी को खुद से वक्फ प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकता है। यानी अब सिर्फ वही प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी होंगी जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को डोनेट की गई हैं। और ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो इस बिल के पास होने से पहले वक्फ प्रॉपर्टी मान ली गई हैं, जिसको लेकर डिस्प्यूट है, वहाँ पर भी बड़े बदलाव किए गए हैं। फॉर एग्जांपल वक्फ ट्रिब्यूनल का जो फैसला है उसे फाइनल नहीं माना जाएगा। उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है विद इन 90 डेज़। इसके अलावा यहाँ पर एक और मेजर चेंज हुआ है। बेसिकली वक्फ ट्रिब्यूनल में 3 जजेस हुआ करते थे। इन 3 में से एक पर्सन को मुस्लिम लॉ की नॉलेज की वजह से रखा जाता था। इस बिल में इस पोजीशन को रिप्लेस करने का प्रोविज़न किया गया है स्टेट के जॉइंट सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर से। इसके अलावा इस बिल में ये भी प्रोविज़न किया गया है कि अगर वक्फ बोर्ड ने किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को एक्वायर किया हुआ है तो ये बिल पास होने के तुरंत बाद वो प्रॉपर्टी वापस से गवर्नमेंट को मिल जाएगी। और अगर उस प्रॉपर्टी को लेकर वक्फ बोर्ड किसी भी तरह का डिस्प्यूट रेज करता है तो वो डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा सुलझाया जाएगा।
वक्फ बोर्ड की पावर्स को और ज़्यादा कम करने के लिए ये भी तय किया गया है कि वक्फ बोर्ड का सीईओ, जो कि अब तक मुस्लिम सी हुआ करता था, वो नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। इसके अलावा हर एक स्टेट वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा और 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी। जबकि अभी की स्थिति ये है कि वक्फ बोर्ड में ना तो कोई मुस्लिम महिला होती है और ना ही कोई नॉन मुस्लिम मेंबर। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के इन प्रोविजंस को लेकर अपोजिशन क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और बोला जा रहा है कि ये बिल आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 को वॉयलेट करता है और इसी के चलते इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया है। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।